बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं उनसुल्ला मलिक। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया में एक ही मैच पाकिस्तानी कौम देखती है और वो मैच होता है हिंदुस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान का टाकरा हो और सारी दुनिया टेलीविज़न स्क्रीन के सामने न बैठे, ऐसा होता नहीं है। और आज देखें, अगर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो बड़ी दिलचस्प बहस है। इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन शायकीन कहते हैं कि पाकिस्तान बच गया, जबकि पाकिस्तानी के क्रिकेट के शायकीन कहते हैं कि आज इंडिया बच गया। इसी का हम आज के प्रोग्राम में भी जायज़ा लेंगे, बचा कौन, क्योंकि मैच तो ड्रा हो गया, एक एक पॉइंट मिल गया दोनों टीमों को, लेकिन आखिर बचा कौन है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब बासित अली साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इस्मा असलम साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बासित साहब, बहुत शुक्रिया। किसी और तरफ जाने से पहले सीधे सा सवाल, सीधी सी बात, बच कौन गया? क्रिकेट बच गई। अच्छा, जिस तरह पहली बारी में आपने क्रिकेट देखी ना कि बॉलर्स ने उड़ाया, फिर बैटर्स ने उड़ाया, फिर बॉलर्स ने उड़ाया, दूसरी बारी में भी यही होना था और मैच होना बहुत अच्छा था। कौन बचा ये तो वक्त बताता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैच छोटा हो जाता ना तो इंडिया बच गया। इंडिया बच जाता। इंडिया बच गया। आज इंडिया बच गया, यानी आप भी उन्हीं पाकिस्तानियों की तरह हैं जो कहते हैं अगली बारी फिर देखेंगे। फिर देखेंगे। क्यों जी, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, इंडिया बच गया आज। आपने रोहित शर्मा को देखा नहीं खेलते हुए, उनका स्टांस नहीं देखा, जिस तरह वो आए, उनके दिमाग में 2021 वाला शाहीन जिंदा है अभी, और वो सारी जिंदगी रहेगा। और वो जब भी उसके सामने आएंगे वो डिफेंसिव होकर खेलेंगे। रोहित शर्मा आज वो रोहित शर्मा नहीं थे जब वो खेलने आए हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई देख के, क्योंकि आपको याद होगा मौका मौका वाले एड्स, इस दफ़ा तो नहीं बना मौका मौका वाला एड्स। तो ये जो सारी एक कहना चाहिए हिस्ट्री चेंज कर दी है पाकिस्तान में क्रिकेट की 2010 के बाद, जो रफ पैच हमने देखा है और जो हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना डाउन जाते हुए देखा है। अब प्राउड फील होता है मुझे इन लड़कों पे, जो हमारी अभी की टीम है, स्पेशली बाबर आजम की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगी। उसकी कैप्टनसी के अंडर ये लड़के इतना जेल होकर खेल रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब दुनिया मजबूर है कि वो हमारी क्रिकेट की और हमारी टीम की इज्जत करे। और यही वजह है कि हमने देखा एक्स क्रिकेटर्स और भारत के जो हैं जर्नलिस्ट जो हैं वो इज्जत दे रहे हैं टीम को। अब वो नहीं कह रहे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, या हरभजन सिंह टीवी पे बैठ के ये नहीं कह रहे कि आपने तो मैच हार ही जाना है, ना खेलो, आओ ही नहीं ग्राउंड में। तो वो 2 साल वाला लहजा जो है बदल गया है। अब तारीफ होती है बाबर आजम की। अब गौतम गंभीर कहता है कि जी बाबर आजम ने क्या पैगाम देना, उसने अपने बल्ले से पैगाम दे दिया है। तो आई थिंक ये जो इज्जत पाकिस्तान क्रिकेट को मिल रही है और पाकिस्तान की टीम को मिल रही है, टोटली जो टीम है क्रेडिट डिजर्व करती है उसके लिए। बासित अली साहब, 267 अचीवेबल टारगेट है, अच्छा टारगेट है? देखें, डिपेंड करता है कि आपकी बेस कैसी बनती है, ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी होती है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 40-50 रन की हो जाती ना तो ये टारगेट बहुत ईजी हो जाता। तो ये नहीं, बारिश ना होती पाकिस्तान अचीव कर सकता था? फिर मुश्किल होती, बारिश के बाद आसानी होती। अगर बारिश बीच में नहीं होती तो फिर मुश्किल होती। और एक चीज़ ये, जैसे अभी बताया इन्होंने ट्विटर वाली बात, इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन करा। अच्छा, जब 70 पे 4 आउट थे, हुए तो 66 पे थे, 70 पे 4 आउट हुए तो बोलते यार प्लीज़ अपनी टीम को बोलो 200 तो करने दें। यानी ये हालत थी उनकी, वो हार मान चुके थे। अच्छा, पाकिस्तानी बॉलिंग को स्टार्टअप समझते हैं टू गुड था, तबाह कौन था, टू गुड था। मतलब जो प्रेशर में आई इंडियन टीम, ऐसा प्रेशर जो आप देखें ना, इस मैच से पहले दुनिया में बात होती है रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, और हमारी तरफ से पाकिस्तान आजम की बात वही कर रहे थे। जैसे ही 4 आउट हुए ना तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ। लेकिन बस पे 4 आउट, उसके बाद 266 तक चले जाना, क्रेडिट देना चाहिए। टू गुड खेलें। जो ईशान किशन जिसने 82 करे ना, मलिक साहब, वो बेसिकली ओपनर है, उसको शिफ्ट किया नंबर 5 पे, क्योंकि ना रोहित शर्मा अपनी जगह छोड़ना चाह रहा था ना गिल, और विराट कोहली तो आपको पता किंग है। तो उसको 4 पे भी नहीं लाए, 5 पे लाए कि यार हमारे पास कोई विकेट कीपर है नहीं। जो दूसरा है सैमसन, वो इतना बढ़िया बैटर नहीं है, लेकिन उस बच्चे को दाद देनी चाहिए जिस वे में खेला। हालांकि ऐसा प्लेयर है नहीं, आज उसने अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स खेली मेरे हिसाब से। जो उसने 200 करा था उससे भी ज़्यादा बेहतर खेला है। और पांड्या और कृष्ण की पार्टनरशिप ये काफ़ी सपोर्ट कर गई। हमारे स्पिनर्स आज उस तरह से नहीं खेले, और इंडियन बैटर्स जो हैं वो स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा खेलते हैं, कंडीशन भी थोड़ी फेवरेबल थी। और हमारे पेसर्स ने तो बड़ी शानदार बॉलिंग की, 9 विकेट्स लिए उन्होंने। लेकिन स्पिन का थोड़ा डिपार्टमेंट जो था आज उसने परेशान किया। ऑल्दो शादाब बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं, पिछले मैच में बड़ा अच्छा किया, पिछली सीरीज़ में बड़ा अच्छा किया, लेकिन आज मुझे थोड़ा शादाब ने डिसअपॉइंट किया। मैं उनसे थोड़ा बेहतर उम्मीद कर रही थी। आज उनको रन्स भी हुए काफ़ी,
विकेट भी कोई नहीं मिल सकी और थोड़ा कैजुअल से दिखे मुझे, उस तरह के शादाब दिखे नहीं। हालांकि शादाब वो प्लेयर है जिनकी अभी पूरी दुनिया तारीफ करती है। पिछले अगर उनकी हम कुछ परफॉर्मेंसेस देखें इसी महीने के पिछले मैचेस की, तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ स्पिन अटैक से हमारे, बट आई थिंक इससे लड़के काफ़ी सीखेंगे। और जो वासिद भाई ने बात की कि हमें क्रेडिट देना पड़ेगा ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या को। जिस तरह वो आए उस वक्त इंडियन टीम एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, 66 पे 4 आउट हो जाना, आपके सारे जो बड़े नाम हैं वापस जा चुके हैं और वो उन्हीं बॉलर्स को नहीं खेल पाए। और फिर ईशान किशन ने आके और हार्दिक पांड्या ने आके उन्हीं को खेला और आउट ऑफ नोवेयर हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि ये टीम जो है 200 भी करेगी, 266 कर गए तो बड़ी बात है। पासा साहब, अगर हम 4 फास्ट बॉलर के साथ आज मैदान में उतरते बेहतर होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये तो वो बात है जो हमने होने के बाद बात करी है। हमेशा टीम बनती है मैच से पहले, हमने तो एक दिन पहले अनाउंस कर दी थी जो जीती हुई टीम थी ना। देखें श्रीलंका में 4 फास्ट बॉलर बनते नहीं हैं। ओके। उन्होंने क्या करा इंडिया ने, उन्होंने 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए, एक तो ठाकुर एक पांड्या। पांड्या जो आज उसने 87 करे, वो हम या इंडियन टीम भी ये सोचती है कि वो लास्ट 10 ओवर का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आज तो उसकी बारी मेरा ख्याल है 15वें ओवर में आई है। तो 15वें ओवर से लेके 40 ओवर तक वो जिस तरह खेला है बिल्कुल डिफरेंट। एक वो प्लेयर मलिक साहब जो छक्के चौके मारता हो, उसको फिर रोकना पड़ना है ना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए। देखिए जिम्मेदारी ली, क्योंकि वो नेक्स्ट कप्तान भी वही है। T20 में वो कप्तानी करता है, तो उसके जहन में ये भी है कि फ्यूचर का कप्तान मैं हूँ, और वो टीम को लड़ाता भी बहुत अच्छा है। अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप तक अनाउंस नहीं होता ना कप्तान, उन्होंने अनाउंस कर दिया और ये टूर्नामेंट नहीं जीतता तो रोहित शर्मा बाहर होता और पांड्या। लेकिन अगर दोनों स्क्वाड हम अपने सामने रखें, कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, फास्ट बॉलर्स, बैटिंग लाइन का, क्या लगता है आपको पाकिस्तान की बैलेंस टीम है इस वक्त? बैलेंस है और थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि हम 50 ओवर की क्रिकेट खेल कर आए। इंडिया ने टेस्ट मैच खेले और T20 खेले। जो उनके टॉप प्लेयर्स थे उन्हें रेस्ट दिया था, और जो इन्होंने अभी आयरलैंड टीम भेजी ना T20 में, सब यंग प्लेयर भेजे, तो उन्हें इतनी मैच प्रैक्टिस नहीं थी जितनी हमें थी। और वो आज साबित कर दिया था हमारे बॉलर्स ने कि वी आर द बेस्ट। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है ना, पार्टनरशिप तो होती है, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये सुना है मुहावरा, वही हुआ है आज। मैं भी नहीं सोच रहा था कि 200 करेगी, सीधी सी बात है, लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। इंडियन टीम में आप क्या समझती हैं, क्रेडिट किसको जाता है आज 267 तक ओवरऑल, अगर आप उसका जायज़ा लें, पार्टनरशिप को साइड पे रखते हैं? मुझे लगता है ईशान किशन को, हार्दिक पांड्या को तो हमने पहले ये करते हुए देखा हुआ है। ईशान किशन एक तो अपने नंबर से चेंज हुआ, उनकी पोजीशन चेंज हुई, नंबर 5 पे आए, और फिर जब वो आए तो जब आपका इतनी बड़ी गेम होती है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं और आपको पता है पीछे सारी आवाम जो है वो आपको देख रही है, उनको उम्मीदें ये हैं कि आप जीतेंगे और आप पे जिम्मेदारी आ गई है, तो कहना आसान है कि हम कर लेंगे, लेकिन जो कर रहा होता है उसको पता है। और ईशान किशन जब डगआउट में बैठे हुए थे, बासित भाई आपको याद होगा उनके चेहरे पे परेशानी थी जब वो बैटिंग करने आए हैं उस वक्त, तो वो उससे पहले परेशान दिख रहे थे, लेकिन जब आए हैं और जितना सेंसिबली उन्होंने खेला है और आज उन्होंने प्रूव किया है कि ही डिजर्व द स्पॉट जो उनके पास है। कुर्बानी देनी पड़ी अपनी जगह की, बड़े प्लेयर्स के लिए देनी पड़ती है। हमारे यहाँ भी ये है T20 में ओपनिंग पेयर की हम बड़ी बात करते हैं, पर कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, और आज ईशान किशन को कुर्बानी देनी पड़ी। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में हारिस के साथ भी होती है, उसको भी नंबर 5 पे आना पड़ता है, बट मैं सारा क्रेडिट दूंगी ईशान किशन को, और दूसरा जाहिर है दूसरे एंड पे हार्दिक पांड्या ने उनका साथ दिया उस इनिंग को बिल्ड करने में। लेकिन बाबर आजम रिजवान भी अपनी जगह देते हैं, ये हम चेंजेस हम भी करते रहते हैं। T20 में नहीं देते, T20 में ओपनिंग करते हैं और वनडे में वो नंबर चेंज कर लेते हैं। ये तो सचिन तेंदुलकर भी करता था, T20 में वो ओपनर आता था, वनडे में ओपनर आता था, टेस्ट मैच में 4 आता था। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, इनका एक प्लेयर है ऋषभ पंत, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और ऊपर वाले ने उससे बचाया। उसको बहुत याद करते थे ये लोग ना, कि उसका होना बहुत ज़रूरी है, हमारी बैड लक वो नहीं है। आज के बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि नहीं, ईशान किशन इज द बेस्ट। फायदा हुआ तो आज की बारिश हमें नुकसानदेह साबित हुई, 100% हमें नुकसान हुआ। हमारे 2 पॉइंट्स होते, वरना खैर हमने थ्रू तो कर लिया, नेक्स्ट राउंड में सुपर 4 में हम पहुंच गए, लेकिन जो इंडिया को हराने का जो मजा था, बिल्कुल बिल्कुल शायद उससे हम महरूम रह गए। अधूरा सा लग रहा है कुछ। पहले 3 मैच होने थे, अब 2 मैच होंगे। अच्छा बासर साहब, एक तो ठीक है आज कुछ हड़ताल भी थी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे,
लेकिन हमने अक्सर देखा पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, सड़कें सुनसान होती हैं, लोग घरों में चले जाते हैं। दोनों मुल्कों के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया के अंदर भी आप देखते हैं कि सारी निज़ाम जो है ज़िंदगी का एक लम्हे के लिए मुअत्तल हो जाता है, लोग सिर्फ क्रिकेट की स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। ये ओवर है या दुनिया में बाकी ममालिक में भी ऐसा होता है? नहीं, ये हमारे दोनों मुल्कों में होता है मलिक साहब। हम लोग जो बाहर के लोग हैं ना, वो बोलते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है वो बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारी जो दोनों मुल्कों की क्रिकेट है वो उनसे फा बेटर है। आप देखें ना, आपने बताया रोड सुनसान हो जाते हैं, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में तो रोड सुनसान नहीं होते। और वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, किसी से पूछेंगे तो शायद किसी को इतना पता भी नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और खेल भी हैं, मकबूल हैं, लोग खेलते हैं, लोग फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बाकी मार्शल आर्ट्स गेम है, तो वहाँ पे सब गेम्स है। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट है, हम उसी गेम को फॉलो करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल हुआ है आपको पता ही है। वर्ल्ड कप के मैचेस की टिकटें नहीं मिल रही हैं, खत्म हो गई, मुझे भी नहीं मिली। यानी इतना क्रेज है दोनों मुल्कों के माबैन। यही तो है। लेकिन आप खुद क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट के मैदानों में आपने देखा जाके, बासित साहब एक जो अक्सर लोग हम सवाल करते हैं, हम जो स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं, जानते हैं, टीम के ऊपर कितना प्रेशर होता है इंडिया के साथ मैच? मलिक साहब, बंदे पे डिपेंड करता है, प्लेयर पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको ग्रेट जावेद मियाँदाद की बात बताऊँ। साथ हम खेले, जब उनका आखिरी टाइम मतलब खेलते हुए रिटायरमेंट का टाइम था, हम साथ थे, तो वो सिखाते थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, कभी भी क्रिकेट खेलनी है ना तो ग्राउंड में जाके प्लानिंग करना। अच्छा। जो दायरा होता है ना ग्राउंड का, वहाँ जाओगे ना, जैसे जब मैच वाले दिन अंदर जाओगे, पिच देखो, ग्राउंड देखो, हवा कैसे चल रही है, उस टाइम पे अपना माइंड बनाना। ये मत सोचना कि रात को जब सोने लगो मैंने सुबह ये करना है। तो मैंने बोला जावेद भाई हम तो यही प्लान करते हैं। बोलते गलत है बेटा, सुबह जाओ तुम ग्राउंड में और बारिश हो जाए तो वो प्लान कहाँ जाएगा, ख़त्म ना वो प्लान। वही चीज़ देखें आज इम्प्लीमेंट हुआ है सामने आपके, कितना बड़ा सबूत है कि ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड की रियलिटी जानो। पहले प्लेयर ने कहाँ खेलना होता है, होटल में खेलना होता है या ग्राउंड में खेलना होता है? तो ग्राउंड की जो एक्सरसाइज है ना वो पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और वो चीज़ आजकल हमारे बाबर आजम को मैं पाकिस्तान आजम बोलता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा है। वो जब ग्राउंड में जाता है तो हर चीज़ अप टू डेट होता है, हर चीज़ को वो चेक करता है। कप्तान भी है ना, लड़ाना भी है, किसको कहाँ से बॉल करानी है। बहुत अल्लाह ताला नज़र से बचाए, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। आज आपकी साबिक टेस्ट से बात भी हुई इंडिया के अंदर, जितना हम लोग दबाव में थे, ये हम लोग सोच रहे थे कि हमें जीतना हर हाल में, इंडियन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का और इंडियन शायकीन का जो आपसे रब्ता हुआ, क्या फीलिंग्स थी? वो समझ रहे थे मैच जीतेंगे? मलिक साहब, किसी भी प्लेयर ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, इंडिया जीतेगा। उन्होंने मैच से पहले पता क्या करा, स्लाइटली एज जो है पाकिस्तान को हासिल है सब ने। और वो तो मैंने आपको बता दिया जब 4 आउट हुए। एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई ना, आज से 2019 से पहले आपने देखा होगा बड़ी लड़ाइयाँ होती थी हमारे यहाँ, कभी हरभजन की, कभी गौतम गंभीर की, कभी शोएब अख्तर से, कभी आफरीदी से। अब क्यों नहीं होती है? जब से ये हारने लगे ना, बराबर के मैच होने लगे, तो अब वो बोलते हैं अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो उनकी परफॉर्मेंस हमें चुप करा देगी। कल विराट कोहली पूरी टीम, पाकिस्तान टीम से इस तरह मिल रही थी जैसे बचपन के दोस्तों। ये मोहब्बतें पहले से थी, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ शुरू हो। ये वो मोहब्बत इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगी। और 4 तारीख आने में अभी 2 दिन है ना, कल आप देखेंगे राजीव शुक्ला साहब भी और रॉजर बिनी जो टेस्ट प्लेयर हैं और प्रेसिडेंट है BCCI के, वो बाय रोड वाया दिल्ली आ रहे हैं मैच देखने। तो बर्फ़ पिघल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन दोबारा से मैदान सजेंगे। बायलैटरल सीरीज़ तो बहुत दूर की गेम है, बहुत टाइम लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, इन ताल्लुकात को। अभी तो वो सिर्फ आ रहे हैं। अभी तो मैं उम्मीद ये कर सकती हूँ कि 2025 में जो पाकिस्तान को ICC का इवेंट एक होस्ट करना है, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग है उसका राइट्स हमारे पास हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद वो ट्रेवल करें 2025 में पाकिस्तान। और ये मेरा ख्वाब है, क्योंकि मैंने कभी इंडिया पाकिस्तान को यहाँ पे खेलते हुए नहीं देखा, तो मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की गेम कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख सकूं। पता नहीं जिंदा रहते रहते देख सकूंगी या नहीं, बट मैं बहुत शिद्दत से ये देखना लेकिन हमें ये इत्तेफाक होता रहा मैच देखने का बैठ के। एक ब्रेक ले लें वासिफ साहब, ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो आपसे एक ख़ास तौर पे ये कप्तानी के हवाले से मुझे पूछना है। बाबर आजम साहब
या इंडियन कैप्टन हो, बाबर आजम साहब के बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे कप्तान हैं, लेकिन सम डिसीजंस ऐसे होते हैं जैसे स्कोर्स पढ़ रहा है, बॉलर चेंज ना करना, ये क्या टाइमली डिसीजन दुरुस्त होता है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, क्रिकेट की बात हो रही है। बासत अली साहब, ये कप्तानी का डिसीजंस बाबर आजम को आप समझते हैं कि टाइमली डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है? जैसे कि आज एक इम्प्रेशन है कि अगर मार पड़ रही थी तो चेंज कर देते। किसको लाते? जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वही होते ना। तो असल में मसला मलिक साहब क्या होता है, हमारी आवाम जो है ना, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं, वाह भाई वाह, एक चौका लग जाए कहते हैं बदलो इसको, और जहाँ पे 2 चौके लगे या इसने गलत करा, वो फिर वो एक्सपर्ट बन जाते हैं ना। मसला ही है। तो जो आपने बोला ना एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, ये उनकी राय है। टीम बिल्कुल सही खेली थी। आपके पास शदाब भी प्रीमियम बॉलर है, आपके पास नवाज भी है, और साथ में 2 ऑफ स्पिनर हैं, आगा सलमान और इफ्तिखार। तो हमारी बॉलिंग पूरी थी। देखें, क्रेडिट देना चाहिए, वो अच्छा खेले। कप्तानी की बात है, फील्ड प्लेसमेंट में हो सकता है माइट भी थोड़ी सा प्रॉब्लम हो जाए कि फील्ड प्लेसमेंट सही ना हो, लेकिन अब वो तजर्बेकार हो गया। पहला साल थोड़ी है, चौथा 5वां साल है बाबर का, तो अब तो कप्तान अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछे ना रोहित शर्मा और बाबर, मैं बोलूँगा बाबर बेटर देन रोहित शर्मा। लेकिन जिस तरीके से धोनी बदलता है बार बार विकेट लेने के लिए, उसकी कोई क्लास मैच नहीं कर सकता। अच्छा, धोनी की क्लास कोई मैच नहीं कर सकता। एज अ कैप्टन मैंने इतनी सारी, मुझे उसकी इनिंग्स याद आती हैं जब इंडिया बिल्कुल वर्ज पे था कि वो टीम मैच हार गई है, धोनी ने वहां से इंडिया को जितवाए हैं मैचेस। आप मतलब कोई सोच नहीं सकता कि अब इंडिया की टीम मैच जीत सकती है। मुझे एक इनिंग याद आ रही है, अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहा था इंडिया, और आखिरी विकेट रहती थी और मुशफिकुर रहीम खेल रहे थे और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। अब सोचे कि एक बंदा जो खड़ा है वो सेलिब्रेट कर रहा है और जो ऑपोजिट कैप्टन है वो अभी भी माइंड गेम चला रहा है, उसने उसको आउट करके वो मैच जीत लिया था। और धोनी ने उस तरह सेलिब्रेट भी नहीं किया था जिस तरह मुशफिकुर कर रहा था। क्रेज होता है विकेट हासिल करने में, यानी पागलों की तरह नजर आता है। मलिक साहब, उसको बहुत ज़्यादा सलाहियत है उसके पास। अच्छा, इतनी सलाहियतें कि अब वो बिल्कुल एंड पे है। मेकिंग स्ट्रांग है। हाँ, एंड पे है, वो भी एंड पे था। वो आईपीएल खेला, आईपीएल जितवा दिया चेन्नई को। अगर आप बाबर आजम को देखें फ्यूचर में, धोनी जैसे कप्तान बनने के इम्कानात हैं? नॉट लाइक धोनी की क्लास वो है जो जावेद भाई कप्तान थे ना, या कपिल देव, वो क्लास। आप कंपेयर कर सकते हैं बाबर को यूनुस खान से, मिसबा से, हफीज। पर बासित भाई, बाबर ने इम्प्रूव किया है बहुत। हाँ। जब वो शुरू में कैप्टन बने थे बहुत गलतियां की हैं उन्होंने, और आई थिंक वो सुनते भी हैं। अगर वो गलतियां करते हैं, उनको बताया जाता होगा कि आपने ये गलतियां की हैं, तो मैंने इंप्रूवमेंट देखी है। मैंने ओवर द इयर्स, अगर हम पिछले एशिया कप की बात करें तो पिछले एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में हुआ था, उसमें बाबर ने कुछ गलतियां की थी जो हम बात कर रहे थे अभी। बॉलर चेंज ना करना, एक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, आपका जो प्लान है उसके साथ जाना, ये पिछले साल में हमने गलतियां देखी थी। लेकिन इस साल में वो गलतियां मुझे तो काफ़ी कम नजर आई हैं। बिल्कुल सही, इम्प्रूव्ड एवरी डे। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि बाबर आजम मैच हारने के बाद ऐसे किसी के ऊपर मलबा नहीं डालते हैं कि जी फलां की गलती, फलां की वो गलती। बैक करता है प्लेयरों को। सबसे अच्छी बात ये है, वो बोलता है हम, मैं नहीं बोलता, वो बोलता है हम हैं। तो टीम को जेल करा हुआ है, सबसे बड़ी बात। कौन बनेगा फातेह? आपसे अगर ये एक बड़ा सीधा साधा सवाल पूछा जाए। आज जो मैच जीता, मैंने कहा था जो आज मैच जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। फाइनल होना तो इंडिया और पाकिस्तान पे ही है। मेरा ख्याल है इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल हो जाएगा, जो इन्होंने कमबैक करा है ना। अच्छा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 55% इंडिया, 45% पाकिस्तान और इंडिया क्या रेशो निकालेंगे आप? मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगी। रोज़ ईशान किशन स्कोर नहीं करेगा आके, और अगर रोहित शर्मा 2 साल के बाद भी वापस वो रोहित शर्मा नहीं बन रहा शाहीन शाह अफरीदी के सामने, और वो लिटरली नर्वस दिख रहा है आपको क्रीज पे आके, और शुभमन गिल जिसका इंडिया में इतना चर्चा है, वो इतना नर्वस लग रहा है, वो इतना अनईजी दिखा रहा है खुद को क्रीज पे, तो मैं तो इंडिया को कोई एज नहीं देना चाहूंगी यहाँ पे। बासित भाई मैं डिसएग्री कर रही हूँ। बासित साहब, इसको हम जो गैप्स हैं इसको हम कवर कर सकते हैं, जो आप समझते हैं 55 को हम 50 पे ला सकते हैं? परफॉर्मेंस गैप जो होते हैं ना मलिक साहब, वो परफॉर्मेंस ही कम करती है। जैसे आज हमने 4 आउट करे, तो पहले फेवरेट इंडिया ही था ना मैच शुरू होने से पहले, पाकिस्तान फेवरेट हो गया, फिर वो गेम में वापस आ गए। देखें, ये जो आज वो गेम में आए ना, जो पाकिस्तान को
एक एडवांटेज था ना, 238 रन से मैच जीतने का अगेंस्ट नेपाल, नो डाउट कमज़ोर टीम थी वो। आइंदा आने वाले मैचेस में आपको इंडिया की बैट्समैनशिप में नज़र आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैच शुरू होता है, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, पाकिस्तानी टीम अब माजी की निस्बत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर उतरती है। बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इन्हें हारने से डर नहीं है ना। जिस टीम को हारने का डर ना होना वो टीम हमेशा ऊपर जाएगी, इम्प्रूव करेगी। कोई बात नहीं, हार गया तो कोई बात नहीं। अभी जो इसमें बात करी थी ब्रेक के दौरान, उसमें बात की पाक इंडिया मैचेस की, आप पूरी उम्मीद हैं इसमें? तो कही थी शायद टाइम टेकिंग प्रोसेस है, देर लगेगी। मलिक साहब, हमारे दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से नरेंद्र मोदी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले तो शहबाज शरीफ साहब थे, अभी तो क्रिकेटर आए, एक फ़ोन कॉल हो जाए ना, एक फ़ोन कॉल तो एक हफ्ते में टूर हो जाएगा। ये जो अभी ये ख़त्म होगा ना ये एशिया कप, और टेलीफोन कॉल पे बात हो जाए और नरेंद्र मोदी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रीन सिग्नल दे दें तो ऑर्डर आएंगे, भाई 2 मैच खेलने ज़रूर है। देखिए, इमरान खान क्रिकेट की वजह से उनका नाम था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फ़ोन कॉल्स भी की, कोई रिस्पांस मिला नहीं। एक्चुअली इमरान भाई ने क्रिकेट के लिए फ़ोन नहीं करे थे। अगर वो क्रिकेट के लिए फ़ोन करते या उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर को पता चलता कि क्रिकेट पे बात करना चाह रहा है तो हो सकता है शायद बात हो जाती। वो कुछ और, आपको पता है हमारे पॉलिटिकली मरासिम इतने अच्छे नहीं हैं, होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है इंडिया में। ठीक, ये बहुत बड़ा आइस ब्रेकर होगा, मेरा ये मानना है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट का भी जिस स्टेज पे इस वक्त है, क्या इंडिया के लिए सूदमंद नहीं है कि वो पाकिस्तान आके खेले? पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी मजबूत हुई अब। बिल्कुल, काफ़ी कंपैरेटिव गेम होंगी, मज़ा आएगा गेम देखने में, क्योंकि जैसे बासित भाई ने बात की कि इस टीम को अब हारने से डर नहीं लगता, और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि बाबर आजम किसी पे मलबा नहीं डालते, तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है इनका रिलेशन आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब टीम के तौर पे खेलती है ना, तभी उनको वो अचीव कर पाते हैं जो उनका गोल होता है, और इस टीम को हमने टीम की तरह खेलते हुए देखा हुआ है। हमें पता है 90s में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि सभी स्टार थे, अभी भी खैर सभी स्टार हैं, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती थी, ड्रेसिंग रूम के मसाइल बहुत थे जो कि बाहर भी आते थे, लोगों को पता भी है, और अब वो मसाइल बहुत हद तक कम हो गए हैं। कॉन्फिडेंस की आपने बात की थी, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाती है टीम पाकिस्तान की। अभी किसी ने जर्सी अपनी जो है रिवील नहीं की, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जर्सी रिवील कर दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तब आप पहले करना शुरू करते हैं जब आप मेन इवेंट की तैयारी कर चुके होते हैं। जब आपने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर ली है तो आप शर्ट रिवील करेंगे ना अपनी पहले। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है कैंप में इस वक्त, और वो कॉन्फिडेंस सही है क्योंकि ये टीम एक दूसरे के लिए खेलती है। सियासी मामलात अगर हम साइड पे रखते हैं, इंग्लिश टीमें पाकिस्तान के साथ खेलना चाहती हैं, हिंदुस्तान की टीम जो है वो भी खेलना चाहती तो होगी। प्लेयर्स तो खेलना चाहते हैं, प्लेयर्स तो बोलते हैं, हमारी तो बातचीत होती है ना कि यार जल्दी से हो तो हम लाहौर आएँ, कराची आएँ, जो पुराने प्लेयर हैं और रिपोर्टर जो हैं, लेकिन हालात बेहतर तो हो ना। हमारे प्लेयर्स भी इस तरह जाना चाहते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है। जर्नलिस्ट भी जाना चाहते हैं। एक चीज़ और मलिक साहब, मैं बात कर रहा था कि आपने देखा होगा दोनों बड़े नाम हैं, नो डाउट इंडिया बहुत बड़ा है, अब तो वो चांद पे भी पहुंच गया है। अगर आज ये मैच हम जीतते ना तो पता हेडिंग क्या होती, चांद पे जाने वाली टीम को हमने हरा दिया। अच्छा, ये दोनों मुल्कों का मसला नहीं है? वहाँ 2024 में इलेक्शन होंगे, ऐसा ही बुखार चढ़ेगा, सियासतदान ऐसे ही तकारीर करेंगे ताकि पब्लिक की हमदर्दी ले सकें। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स पे मैं प्रोग्राम करता हूँ, बासित साहब आपसे हम रहनुमाई लेते हैं क्रिकेट के हवाले से भी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडियन शायकीन का, आवाम का, पॉलिटिशियंस का, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन इंडियन फोकस्ड नहीं करते। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान में कोई इंडिया के खिलाफ तकारीर करके इलेक्शन नहीं जीतता। बिल्कुल हम अपने मसाइल की बात करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, जो भी करते हैं। इंडिया में लोग पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करके जीतना चाहते हैं। वजह कि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं। अगर आपने देखा जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उतने ही वहाँ पे भी हैं जो रह गए थे ना, तो वो उन्हें टॉर्चर करके सिंपैथी लेते हैं। ये सियासत नहीं है। सियासत तो ये होती है आप काम अच्छे करें और आप जीतें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो कोई इंडिया का नाम भी नहीं लेता। आप देखें ना, सिद्धू साहब आए थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई, तो गलत है।
अगला कप्तान कौन हो सकता है बाबर साहब के बाद, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि नए कप्तान के लिए तलाश शुरू कर दी जाती है। अभी तो नहीं, उस बंदे ने देखें, जब हमेशा मलिक साहब कभी भी सीनियर प्लेयर्स जब टीम में होते ना, तो टीम का जो कप्तान होता है और वो जूनियर हो तो हमेशा प्रॉब्लम होती है। आपको याद होगा जावेद भाई जब कप्तान थे तो इमरान भाई ने प्रॉब्लम डाली, वो सीनियर भी थे और कि नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ, और वहाँ पे उन्हें हटाना पड़ा। 7-8 प्लेयर एक साथ जमा हो गए और जावेद भाई को हटा दिया। अब बाबर के पास जो टीम है इसमें सीनियर कौन है? सबसे ज़्यादा तो बाबर ही है। जो सीनियर थे वो रिटायर हो गए, तो इस वक्त तो बेस्ट कप्तान आपके शाहीन अफरीदी फ्यूचर में कप्तान बन सकते हैं। शाहीन अफरीदी में नो डाउट एबिलिटीज़ हैं। हमने देखा है लाहौर कलंदर्स को लास्ट 2 सीज़न जितवाए उन्होंने। अग्रेशन और काफ़ी मुझे लगता है इंटेलिजेंट भी हैं गेम को लेके। ऐसी कोई टीम जो बॉटम पे फिनिश करती है वो 2 दफ़ा टाइटल नहीं जीत लेती, उस पर कप्तान की मेहनत होती है। बट आई थिंक अभी इस चीज़ पे बात करनी ही नहीं चाहिए हमें, ये एक दफ़ा हो चुका है। ये चुका है कप्तान का। शाहीन को ट्राई करते अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को जाना था PSL के बाद सीरीज़ खेलने के लिए दुबई में, तो बड़े खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे, जैसे बाबर रेस्ट कर रहा था, रिजवान रेस्ट कर रहा था। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि कप्तान जो है वो शाहीन होगा। तो मैं उस वक्त भी शो करी थी, तो मेरा सवाल जो मेरे पास मौजूद लोग थे उनसे ये था कि क्या शाहीन सीनियर प्लेयर नहीं है? क्या शाहीन को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? और लकीली यही हुआ था, अगले दिन न्यूज़ आई थी कि शाहीन कैप्टन नहीं है। लेकिन शायद अफरीदी साहब तो उनकी PSL में भी कप्तानी को दुरुस्त नहीं समझते थे, कहते नहीं उनको कप्तान नहीं होना चाहिए। वो शायद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन लाहौर कलंदर को दूसरे साल उसने जितवा दिया, बड़ी बात है। और तीसरे साल अगर हैट्रिक कर लेगा तो बहुत बिग अचीवमेंट होगी। बसत अली साहब, इस्मा असलम, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद होगी फिर वही पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत हमें हर रोज़ मजबूरन ही सही डिस्कस ज़रूर करनी पड़ती है। हालांकि दुनिया के मसाइल शायद इकानमी होती है, दुनिया के मसाइल तालीम होती है, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में सियासत हम ओवर पोलिटिकल साइज सोसाइटी हैं। बात करेंगे इमरान खान साहब के वकील के हवाले से PTI का मौक़िफ़ क्या है और PTI के मुखालफिन क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब शाहीन साहब, तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और लंदन से बैरिस्टर राशिद असलम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी इमरान खान साहब के वकील की, जिसके बारे में पहले ये खबर आई कि जेफरी रॉबर्टसन को इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकील मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद भी की गई। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज शुएब शाहीन साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, तर्जमान तहरीक इंसाफ के साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब लंदन से। शुएब शाहीन साहब, कल से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जेफरी रॉबर्टसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील मुकर्रर किया गया है। एक तो कैटेगरिकली ये बता दीजिएगा, कल भी आपने एक प्रोग्राम में कहा कि नहीं उन्हें वकील मुकर्रर नहीं किया गया। दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ये समझती है कि उसे अब आलमी अदालतों में जाना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि ये मुकदमात पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ही हम लड़ेंगे और पाकिस्तान की अदालतों से इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और हम सुरखरू होंगे। ये अलग बात है कि बाज़ जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं, मुतासिब हैं, इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ गठजोड़ है और PDM की जमातें उसमें रोल अदा कर रही हैं, मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान के मुकदमात हम पाकिस्तान में ही लड़ेंगे। और इस हवाले से देखें, 3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। नंबर 1, चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो इस वक्त जेल में हैं, सारे फैसलों का अख्तियार उनके पास है, लिहाजा उनके साथ उस तरह की रेगुलर विजिटेशन और कंसल्टेशन नहीं हो रही जिसमें हम कह सकें तो उनकी तरफ से किसी को इजाज़तनामा मिला हुआ है। नंबर 2, लीगल अफेयर्स के हवाले से सारे फैसले पाकिस्तान में वो लीगल टीम करती है, जिसका वन ऑफ द मेंबर मैं भी हूँ, और वो हम कंसेंसस से फैसले करते हैं और हमारे दरमियान ऐसी कोई ना मुज़ाकरात हुई, ना कोई बात हुई, ना कोई इस हवाले से हमने ऑथोराइज किया कि पाकिस्तान के जो मसाइल और मामलात हैं या जो इश्यूज़ और केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो वहाँ आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जाए। आलमी रॉबर्टसन के हवाले से जो ट्वीट किया गया वो आप फेक समझते हैं? मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ ना आपको। जी। तो आलमी अदालत इंसाफ में ये मुकदमा जा ही नहीं सकता, बिकॉज ये 2 स्टेट्स के दरमियान का जो मामला है वो वहाँ जा सकता है। तीसरा अख्तियार है
कोर कमेटी को, और कोर कमेटी ने भी किसी को अख्तियार नहीं दिया कि उनको वकील इंगेज करें। हाँ, अलबत्ता कि या तो ये हो सकता है कि वहाँ ओवरसीज़ ने अपने तय कोई इंडिपेंडेंट फैसला किया हो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से, वहाँ कोई तहरीक चलाने का, कोई बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का, कोई आप सेमिनार करने का, तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ऑफिशियली पाकिस्तान के 3 ये हम कह सकते हैं जिन्होंने फैसले करने थे, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस या शख्सियात की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। ये जुल्फी बुखारी साहब का कुछ ज़ाती फैसला हो सकता है? जी, हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से आज भी बल्कि हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है अटक में, अटक जेल में, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत मुख्तसर सी इस मौजू पे बात हुई, उनको तो नहीं पता था बहरहाल, लेकिन उनकी तरफ से भी ये ऐसी कोई हिदायत नहीं है किसी को भी। और दूसरा देखें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किसको नहीं पता हो रही हैं पाकिस्तान में, किसको नहीं पता आज चार दीवारी की पामाली हो रही है, किसको नहीं पता, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि यहाँ लोगों को दोस्त धांधली और प्रेशर के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। तो नेचुरली वहाँ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अपने तय वो इकट्ठे होते हैं, वो कोई एहतजाज करते हैं, वो अपने प्रोग्राम करते हैं, ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से कंसर्न है और इमरान खान से वो मोहब्बत करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से अगर कोई बात वहाँ करता है, ये उनका इंडिविजुअल। मैं तो वापस आपकी तरफ शुएब साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। राशिद असलम साहब, जो बात अभी शुएब शाहीन साहब ने की कि पार्टी ने किसी को वकील मुकर्रर नहीं किया गया, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी में से कोई, जैसे कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया जा रहा है, वो किसी को वकील मुकर्रर करते हैं तो पार्टी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, PTI कहती है कि हम अपने मुकदमात पाकिस्तान में ही लड़ेंगे। कौन सा मुकदमा वहाँ पे लंदन की अदालत में या आलमी अदालत में किया जा सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। उसमें यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी है जो जिसके 173 कंट्रीज उसके सिग्नेटरी हैं, उसके मेंबर्स हैं। उन 173 कंट्रीज में से 18 मेंबर्स चुने जाते हैं, जो कमेटी के वो लोग होते हैं जो कोई इस किस्म का केस आए जो इंडिविजुअल की तरफ से हो, स्टेट की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल की तरफ से हो, उसको सुनते हैं। तो इसमें ये जो कमेटी है, इसका स्पेसिफिक इख्तियार है कि कोई भी शहरी उन 173 कंट्रीज में से इस जगह पे एप्लीकेशन दे सकता है, इस कमेटी को एप्लीकेशन दे सकता है, जो सिविल कोवेनेंट्स और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से जायजा लेते हैं। इसमें बहुत सारे पहले भी केसेस हुए जिसमें जुडिशरी अगर बायस थी या जुडिशरी ने रातों रात इन्फ्लुएंस किया किसी को, या सजाएं बढ़ा दी गई, या ड्यू प्रोसेस जो होता है जस्टिस का उसको मलहूज़े खातर नहीं रखा, तो उसमें इन्होंने अपनी सिफारिशात दी, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसके हवाले से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। तो इसमें 2-4 केसेस भी हैं, बड़े फेमस से हैं, जिसमें एक ब्राजील का जो था एक्स प्रेसिडेंट, उसका भी केस था, जिसमें जस्टिस मोरो था, जिसे 8 साल से 12 साल की सजा तब्दील कर दी थी उनकी। तो ये इस हवाले से इस कमेटी में जाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसमें जाने के लिए ये जरूरी है कि इमरान खान साहब खुद अपना अथॉरिटी लेटर दें अपने वकील को, या पार्टी का कोई चेयरमैन दे। ये इंडिविजुअल तौर पे ये नहीं हो सकता कि कोई भी उठ के कह दे कि जी हम जा रहे हैं। जब तक इमरान खान साहब खुद नहीं देते या पार्टी का चेयरमैन नहीं देता कि हमारे जो भी है लीडर उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, तो वो उस वक्त तक ये लॉयर जो, लेकिन जनरल एप्लीकेशन दी जा सकती है कि हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही है और एक कारकुन दे दे लंदन में एप्लीकेशन? नहीं, जनरल एप्लीकेशन पे नहीं होती। इसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो इस किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी हो रही है, उनको आगे उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको रोका जा रहा है इलेक्शन में जाने से, या इस किस्म की चीज़ के जी आगे उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का फैसला किया जा रहा है। इस किस्म की चीज़ों के हवाले से ये एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है। शुएब शाहीन साहब, आपकी जो आज मुलाकात हुई उसमें वैसे ये मसला डिस्कस हुआ कि जेफरी रॉबर्टसन को जो वकील मुकर्रर किया गया है, इस पर इमरान खान साहब ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ दिया? नहीं, वो उस हवाले से मुकम्मल बात भी नहीं हुई। हमने बात करने की कोशिश की, चूँकि आज वो डॉक्टर साहब भी उनके साथ थे और हम कुछ 5 वकील भी थे, तो वो मेरा ख्याल उन्होंने रजिस्टर नहीं की बात को और वो सुन भी नहीं सके और वो टाइम ख़त्म हो गया था, ना ही उन्होंने उसका प्रॉपरली जवाब दिया, ना उनको इस बात का पता था। लेकिन बात यह है कि वो किसी हवाले से भी वो अपनी पाकिस्तान की लीगल टीम से डिससेटिस्फाई नहीं है
पाकिस्तान के वो अदालती निज़ाम पे अभी तक हमारा बिलीव है और इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे और यहाँ उनको ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं ये ख़त्म होंगे। हमें किसी लिहाज से इमरान खान साहब ये ना उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, ना उन्होंने बताया, ना उनकी तरफ से कोई एज सच फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइजेशन है। इमरान खान साहब को भी अदालतों पर एतमाद है, शुएब साहब पाकिस्तान की अदालतों पर? देखिए, पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद है तो वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हाँ, जिन कंप्रोमाइज जजेस के ख़िलाफ़ हमारा एक इख्तलाफ है वो हमने लिख के दिया है, वो हमने हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ भी लिख के दिया है एंड विद रिस्पेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी हमने एक एप्लीकेशन खुद उनको भी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी दी है कि वो उनके मुकदमात न सुने। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों ने ही इंसाफ देना है, क्योंकि सिर्फ इमरान खान की ज़ात इन्वॉल्व नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के मामलात हैं जो इस वक्त महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के तबाही के दहाने पे पहुँचे हुए हैं और जिस तरह निज़ाम इंसाफ को दाग और धब्बा लग चुका है कि आइन और क़ानून की पामाली हो रही है, वो सब आपकी आंखों के सामने है। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि अदलिया अपना पॉजिटिव और ट्रू रोल अदा करेगी पाकिस्तान के अवाम को, इमरान खान को और PTI को भी, सबको इंसाफ मिलेगा। शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शुएब शाहीन साहब तर्जुमान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर राशिद असलम लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।